के चाम से क्या कहीं नगाड़े मढ़े जाते हैं? वही चूहे का चाम बन गया है पाकिस्तान और चीन, जहां एक तरफ भारत ने चीन, तुर्की और पाकिस्तान को पटकनी दे दी और चीन को ऐसा दर्द दिया है जो कि वह भूल नहीं सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने सैनिकों के साथ किया कुछ ऐसा जिसके बाद संदेह के घेरे में आ गया है चीन। और राफेल के बाद भारत ने तैयारी कर दी है दुगनी। अगले प्रोजेक्ट के तहत भारत करने वाला है कुछ ऐसा जिसके बाद समुद्र में अभेद हो जाएगा भारत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और चीन को करारी मात मिल रही है भारत से। कूटनीति में भारत बड़े ही अच्छे तरीके से कूट रहा है इन दोनों देशों को। इसका ताजा प्रमाण मिला है यूएनएससी में और पाकिस्तान के साथ मालदीव में। पाकिस्तान और चीन दोनों ही लगे हुए हैं टारगेट में। वे भी चाह रहे हैं कि कूटनीतिक माध्यमों से एक ग्रुप को तैयार किया जाए, अपनी दो की जोड़ी को बढ़ाकर 3, 4, 5, 6 किया जाए। और इस चक्कर में इमरान खान कई देशों के साथ गुहार लगा रहे हैं। पहले तो उन्होंने बांग्लादेश की पीएम को फोन लगाया, बाद में बांग्लादेश ने भी झिड़क दिया। तो अब दूसरी तरफ बांग्लादेश के बाद नेपाल के पीएम को भी फोन लगाया, लेकिन वहां से कुछ खास हासिल हुआ नहीं। अब और आगे बढ़कर मलेशिया को लगाया तो मलेशिया ने भी यही कह दिया कि हम भारत के मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक देशों का एक अनौपचारिक गुट बनाए जाने की पाकिस्तानी चाल को विफल करने वाले मालदीव को मनाने जुट गया है। इमरान खान ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के साथ फोन पर बातचीत करी और उनको याद दिलाया कि हम दोनों के संबंध बहुत ही मजबूत हैं। इससे पहले इमरान खान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी फोन कर चुके हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इमरान खान ने मालदीव से संबंधों को मजबूत करने की गुहार लगाई है। उधर सोलिह ने भी अपना बयान जारी करा और उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर इमरान खान से बातचीत हुई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसे आपको बता दें, यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब मालदीव ने ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का एक अनौपचारिक गुट बनाए जाने की पाकिस्तानी योजना को असफल कर दिया था। एक के बाद एक विफलता के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान दक्षिण एशिया के नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। भारत के साथ सीमा पर जारी तनातनी के बीच चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति के साथ इमरान खान की बातचीत कई तरह के सवाल पैदा करती है। दूसरी तरफ भारत को न तो चीन रोक पा रहा है और न तुर्की, और पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रमाण है हाल के हुए घटनाक्रम। यूनाइटेड नेशन में एक समय था जब भारत को बचाने के लिए रूस को वीटो पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था, और अब समय बदल गया है। अब पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। चीन ने शक्ति अपनी हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र में बहुत बढ़ा ली थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीन का पत्ता साफ हो रहा है। भारत के बढ़ते प्रभाव और ताकत का ही नतीजा है कि जो चीन छोटी छोटी बातों में विश्व व्यापार संगठन में भारत के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल खड़ा कर देता था, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ खड़ा रहता था, वही चीन आज संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भीगी बिल्ली बना हुआ है। तो विश्व व्यापार संगठन तो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। और सिर्फ चीन ही नहीं, तुर्की और पाकिस्तान ने भी हर मौके को अपने हाथ में आने दिया और हर मौके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। इन सब के बावजूद भारत ने अपनी पहचान बनाई संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और विश्व व्यापार संगठन में भी। इसी का नतीजा है कि आने वाले अगले साल 2021 की जनवरी से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर आ जाएगा। इसके बाद चीन की चिंताएं बढ़ गई है। भारत के पास उस वक्त शक्ति और भी ज्यादा होगी और चीन को घेरने का भारत कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वैसे आपको बता दें, सबसे मजेदार बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को जो वोट मिले हैं
192 में 184 देशों का समर्थन मिला है और ये भी वैसे वक्त पे मिला है जिस वक्त भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था। ऐसे देशों में भारत को सभी देशों के साथ साथ उन मुस्लिम देशों का भी समर्थन मिला है जो पाकिस्तान और चीन समझते थे कि कभी भी भारत को समर्थन नहीं देंगे। भारत की बदलती राजनीति चीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी हो गई है और चीन भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि भारत की राजनीति ने अचानक से करवट कैसे ले लिया है। पिछले 6 सालों में बहुत परिवर्तन आ गया है भारत की राजनीति में और चीन की दुर्दशा में। एक ताकतवर देश से एक भीगी बिल्ली वाला देश बनता शुरू हो गया है यह विभिन्न संगठनों में। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की बात करें तो तुर्की भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों को संगठित करने का, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। तुर्की की लाख कोशिशों के बावजूद तुर्की अपने मकसद में सफल नहीं हो पा रहा है, उल्टे खुद मुसीबतों से घिर जा रहा है। चीन की खेल का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अभी कोरोना की वैक्सीन तैयार भी नहीं हुई है और चीनी सैनिकों को लगने लगा है टीका। दुनिया भर की सरकारें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाने पर विचार कर रही हैं और उधर दक्षिण चीन सागर में लद्दाख तक दादागिरी दिखा रहे चीन ने सबसे पहले अपने सैनिकों को लगाना शुरू कर दिया। पीएलए की मदद से बनाई गई इस कोरोना वैक्सीन को बड़े पैमाने पर सैनिकों को लगाई जा रही है और वह भी तब जबकि यह सिर्फ तीसरे चरण के ट्रायल में है, यानी कि नतीजे आने से पहले ही चीन ने सैनिकों को लगाना शुरू कर दिया है। इसकी दो ही बातें हो सकती हैं, या तो चीन को पता है कि यह टीका सही है और दूसरी ये कि चीन सबसे पहले सैनिकों के साथ ही इसका ट्रायल करना चाहता है ताकि कोई बात हो भी तो वह उसी तरह से दब जाए जैसे गलवान वाले केस में दबा था। इसकी जानकारी किसी को ना हो पाए। चीन दुनिया को यह दिखलाने का कोशिश कर रहा है कि चीनी सेना देश के लिए बलिदान देने को तैयार है और साथ ही साथ इसका फायदा यह भी है कि अगर चीनी वैक्सीन काम नहीं करती है तो इसकी जानकारी किसी को भी नहीं हो पाएगी। वैसे तो चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी राफेल्स के बाद चुप नहीं बैठा है। भारत ने अब स्टील्थ सबमरीन प्रोजेक्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ प्रोजेक्ट 75I को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ मिलकर स्टेल्थ सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट भी फाइनल होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है P-76 और इस परियोजना में करीब 42,000 करोड़ रुपए लगाने की सरकार ने योजना बनाई है। सबमरीन क्षेत्र में भारत की यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। वहीं P-75I के तहत भारत 18 पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ साथ 6 परमाणु शक्ति से हमला करने वाली पनडुब्बियों और 4 परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी बना रही है ताकि चीन और पाकिस्तान को एक साथ मुकाबला किया जा सके। भारत ने P-76 के लिए देशों से RPF मंगाना शुरू कर दिया है। RPF एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि कितना पैसा लगेगा और क्या क्या उसमें फीचर होंगे, जिसमें से 5 देशों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से एक रूस का है, दूसरा फ्रांस का, तीसरा जर्मनी का, चौथा स्पेन का और 5वां दक्षिण कोरिया का। अभी भारत की नौसेना चीन की नौसेना की तुलना में पनडुब्बियों के मामले में कमजोर है, लेकिन 2022 तक प्रोजेक्ट 75I के तहत 23,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 4 और स्कॉर्पियन की डिलीवरी भारत को मिलेगी। देश दुनिया की बदलती हुई हालात पर एनालिसिस करने के लिए अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।